नमस्कार, जय श्री राम। दर्शकों, एक न्यूज़ को समझिएगा, एक दृष्टिकोण मैं देना चाहता हूँ और ये दृष्टिकोण इसलिए भी ज़रूरी है आप तक पहुँचाना कि भाई 100 बात की एक बात। अगर प्रदीप सिंह जैसे इतने बड़े पत्रकार, उनके वीडियो का टाइटल देखिए, उनके वीडियो का टाइटल वीडियो आप देखेंगे तो लिटरली भाजपा को बहुत सटल ढंग से क्रिटिसाइज़ कर दिया। नड्डा जी दीपिका पादुकोण को मुबारकबाद कही है। इसी प्रकार के कंटेंट वो लेके आते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूं। मैं क्या कहूं? वरिष्ठ पत्रकार, अगर 75 वर्ष 70 वर्ष के वरिष्ठ पत्रकार भाजपा में नड्डा जी की नीतियों से इतने आहत हो चले हैं, तो आप कल्पना कीजिए जिस जेनजी की बात राहुल गांधी कर रहा है या जिस जेनजी की बात कांग्रेसी कर रहे हैं, उनको कितना आसान होगा इस समय मैनिपुलेट करना, क्योंकि भाजपा के नीतियों में खामियां आई। जब आप सत्ता पर ऊपर चढ़ते हैं ना, तो आपको एहसास नहीं होता, आप बस चढ़ते जाते हैं। आप दिलीप मंडल जी को लेके आए, कोई दिक्कत नहीं। दिलीप मंडल जी के तर्कश में भाजपा के समर्थन के लिए जितने तीर थे वो भी चले, कोई दिक्कत नहीं। आपने अंबेडकर जी को पूजा किया, कोई दिक्कत नहीं है। अंबेडकर जी को पूजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई अगर बीएन राव जी को संविधान का निर्माता कह दे, तो उसे लड़िए भी मत। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो भी मसौदा तैयार करने में थे। एक आदमी तो था नहीं संविधान सभा में। मसौदा, और ये बात तो स्वयं बी आर अम्बेडकर जी ने कही है। मैं तो अपने मर्जी से कोई बात नहीं कह रहा हूं। तात्पर्य ये है कि बीजेपी वहां जा रही है जहां उसे जाना नहीं चाहिए। अगर कहीं कोई आउटरीच होता है तो बड़े नेताओं को नहीं पढ़ना चाहिए। एक कहानी सुनाते हैं। बाबा भारती के पास एक बहुत अच्छा घोड़ा था। डाकू खड़क सिंह उसको लेना चाहता था। तो डाकू खड़क सिंह ने जब साधु का भेष धर के उनसे वो घोड़ा छीना, तो भारती जी ने कहा कि तुम मेरा घोड़ा तो लेके जा रहे हो, लेकिन किसी से बताना मत इस घटना के बारे में। रात भर खड़क सिंह को नींद नहीं आई, नींद नहीं आई। अगले दिन वो बाबा भारती के पास पहुंचा कि मैं तो घोड़ा लेके चला ही गया हूं, बस मुझे इतना बता दीजिए कि आपने ये क्यों कह दिया कि इस घटना के बारे में मत बताना। बाबा भारती ने कहा कि तुम साधु के भेष में आए, घोड़े पर चढ़ने का रिक्वेस्ट किए, मैंने दे दिया। इसके बारे में बताओगे तो लोग आज के बाद किसी साधु संत पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए ये काम मत करना। बाकी ले जाओ मेरा घोड़ा, कोई बात नहीं। डाकू खड़क सिंह को समझ में आ गया कि बहुत बड़ी भूल हो गई। अगले दिन उन्होंने घोड़े को पहुंचा दिया। इसको कहते हैं भूल सुधार लेना। लेकिन अगर खड़क सिंह वहां से ले जा करके वो अपनी पूरी कहानी सुना देता, तो बाबा भारती सही साबित होते। मैं अजीत भारती का मित्र हूं, ये सब जानते हैं, और मित्रता मैं किस प्रकार से निभाता हूं ये सब जानते हैं। अजीत भारती भाई के परिवार या जो बेगूसराय का भूमिहार समाज है, वो 90 के दशक में कैसे जिया है, ये किसी विनोद बंसल जी कभी नहीं समझ सकते। अमित मालवीय कभी नहीं समझ सकते। खून से सींचा है उन्होंने बीजेपी को। आज उसको कहा जा रहा है कि वो वामपंथी हो गया। गलत। आप सेंटर राइट में खड़े हैं, वो अल्ट्रा राइट में खड़ा है। बहुत सारी चीजें मैच होती है तो प्रशंसा करता है। वो अल्ट्रा राइट, लीजेंड, एक्स्ट्रा अल्ट्रा राइट में खड़ा है। आपको नहीं लगता कि अजीत भारती अगर पैसे कमाना चाहता और सीधे सीधे चाटुकारिता करता, तो अमित मालवीय से ज्यादा अच्छे प्रशंसा के गीत गा सकता है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए? गा सकता है या नहीं गा सकता? गा सकता है। जब 2024 में पूरे इंटायर आईटी सेल के पास ध्रुव राठी का तोड़ नहीं निकल रहा था, तब 1.5 मिनट का वीडियो बना करके अजीत भारती ने ट्विटर पर उसके पूरे प्रोपेगेंडे को मात्र 1.5 मिनट में ध्वस्त किया था। तब तो यही भाजपा वाले इसी अजीत भारती के ट्वीट को अपने अपने हैंडल से रीट्वीट करके चटकारे मार के कह रहे थे, वाह अजीत भारती, वाह अजीत भारती। आज ऐसा क्या हुआ? आज ऐसा क्या हुआ? मैं बताता हूं।
मैं बताता हूं ये ऐसा क्यों होता है कि जो आपके लिए निष्ठावान होता है, आपके लिए समर्पित होता है, आप उसको अपमानित करने लगते हैं। दीपिका पादुकोण जेएनयू गई, कन्हैया कुमार के साथ खड़ी रही, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का वकालत करती हुई टीवी पे बकैती करती रही, और आपने उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जेपी नड्डा जी ने। भाजपा के समर्थकों को चोट नहीं लगेगी? युवा वर्ग के समर्थकों को मोरल डाउन नहीं होता? और ये कोई पहली बार भी नहीं है। आपने कहा कि भाई बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब भगवा, तो मैं पूछना चाहता हूं फिर बीजेपी क्या सब्सक्राइब करती है नड्डा जी? मजार? वो तो नहीं करती। पूरा संघ लगा पड़ा हुआ है, बजरंग दल लगा पड़ा हुआ है, वीएचपी आपको जिताने में लगा पड़ा हुआ है, और ये सब भगवा ही तो है। कैसी बातें करी है? आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी या कोई सफाई नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी को संघ की आवश्यकता नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप नड्डा जी? संघ से बीजेपी है, बीजेपी से संघ नहीं है। इस प्रकार की बातें ठीक नहीं लगती, शोभा नहीं देती। मैं कोई वैचारिक दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका समर्थक हूं। मैं चाहता हूं कि भाजपा का हमेशा भला हो, भाजपा सदैव जीते। इस तरह की चीजों से क्या फायदा होना? आज चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी बिहार में कि ये जो आदमी जिसे मैं फ्रेम में दिखा रहा हूं, ये भागलपुर का सबसे बड़ा वकील है। भागलपुर का सबसे बड़ा वकील है, ठीक है। प्रशांत किशोर के साथ मैंने क्या कहा था द अभिषेक तिवारी शो पर, याद कीजिए। यह आदमी केजरीवाल से ज्यादा घातक साबित होगा। लोगों ने कहा अभिषेक तुम ब्राह्मण विरोधी। मुझे समझ में नहीं आता, कभी मैं ब्राह्मण विरोधी हो जाता हूं, दलित विरोधी हो जाता हूं। अरे भाई मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ भारत माता का समर्थक हूं। मैं तो सिर्फ भारत माता क्या के लिए सुरक्षा चाहता हूं, अपने भाई हिंदू भाइयों की सुरक्षा चाहता हूं। मैं कहां किसी का विरोधी हो सकता हूं? अब फिर से लोग कहेंगे मैं ब्राह्मण विरोधी हूं, लेकिन मेरी पहली बात सुन लीजिए। प्रशांत किशोर जी ने जिन वकील साहब को भागलपुर से टिकट दिया वो कौन है मैं बता देता हूं। वो कौन है मैं बता देता हूं। 1990 में जब भागलपुर के अंदर दंगे हुए, अभय कांत झा भागलपुर के सबसे बड़े वकील 850 से अधिक मुसलमानों का टिकट लड़े, और ये 850 से अधिक मुसलमानों का मुकदमा लड़ने वाले अभय कांत झा के लिए प्रशंसा के कि कैसी कैसी बातें खुलेआम मंच से हो रही है, ये भी देखिए। 850 से ज्यादा मुसलमानों के मुकदमे लड़े, दंगा पीड़ितों को फिर से बसाने की मदद की, सब मुसलमानों के लिए किया। जब लालू यादव सदन में खड़े होकर आरएसएस का बचाव कर रहे थे, तब वकील साहब मजलूमों के साथ खड़े होकर के उन्हें न्याय दिला रहे थे। ठीक, इस बार भागलपुर से उनको जिताने की जिम्मेदारी मुस्लिम समाज को लेनी चाहिए, जो व्यक्ति मुश्किल समय में आपके समाज के साथ खड़ा था। वाह, गजब। एक बात पूछे मुझे ब्राह्मण विरोधी कहने वालों, ये जो वकील साहब हैं जिनके बारे में इतनी चर्चा हो रही है कि अभयकांत झा पंडित जी हैं, इन्होंने कितने हिंदू की मदद की, कितने हिंदू पीड़ितों का घर बसाया? जीरो, जीरो। यानी आपका सारा इसी दिन के लिए सब कुछ किया था। मैं कैसे मान लूं ब्राह्मण है? मैं क्यों ना मानूं कि शायद उनका भी खतना हो गया होगा, इस्लाम अपना लिया होगा, कुछ भी हो सकता है। और मैं क्यों मानूं ब्राह्मण है आप? क्योंकि आपके टाइटल में है। मैं ब्राह्मणत्व की यह परिभाषा नहीं मानता। मैं भाजपा एनडीए के साथ खड़ा हूं, क्यों? क्योंकि भाजपा में योगी आदित्यनाथ का मैं लोकल नेतृत्व नहीं, मैं ऊपर के नेता जो बैठे हैं उनकी इच्छा शक्ति देखता हूं। नरेंद्र मोदी जी को मैं देख रहा हूं, मैं योगी आदित्यनाथ को देख रहा हूं, हेमंता बिश्व शर्मा जी को देख रहा हूं। कितनी गंभीर स्थिति आ गई है कि हेमंता बिश्व शर्मा जी ट्वीट कर रहे हैं। क्या ट्वीट कर रहे हैं देखिए, सोचिए, समझिए।
हिमंता विश्व शर्मा जी ने कहा है कि मुसलमानों की आबादी 34% हो गई है असम के अंदर। आप कल्पना कीजिए कि हम जिस संवैधानिक स्ट्रक्चर में हैं, ये सारी चीजें असम जैसे स्टेट के लिए कितनी मायने रखती हैं। यहां डेमोग्राफी में बदलाव, और नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि डेमोग्राफी में बदलाव को परिवर्तित करना है, परिवर्तित करना है, परिवर्तित करना है। हिंदू को समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे रोकेंगे इस आप बदलाव से। सिर्फ मुसलमानों का है, सिर्फ मुसलमानों का डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, और ईसाइयों का जो हिंदू हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं। आपको बाबा साहब अंबेडकर को पकड़ना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है अंबेडकर विरोधी। मौके आप कहते रहते कि मुसलमान अलतकिया कर रहे हैं, अलतकिया कर रहे हैं। आप क्यों नहीं सीखते ये सब? आपके अंदर ये विवेक कहां है? आपका विवेक कहां चला जाता है? इस वक्त जो भाजपा सरकार कर रही है वो हिंदुओं के हित में है, ब्राह्मणों के हित में है, क्षत्रिय समाज के भी हित में है, सवर्णों के ही भी हित में है। क्षणिक चीजों को देख के स्खलित मत हो जाओ। तुमको पता नहीं कि तुम कितने बड़े मुसीबत में हो। वो जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं उनको पता है, उनके पास आंकड़े हैं, डेटा है। इस बात को समझा जाए। आज आप इस परिस्थिति में नहीं है कि आप स्वयं को दलित विरोधी और ये सारा चीज दिखाएं जबरदस्ती। जरूरत नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण अभिषेक तिवारी देता है और आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देके, राजा हरिश्चंद्र किसके गुलाम बन गया? किसने राजा हरिश्चंद्र को नौकरी दे दी? कभी गए हैं ना काशी में हरिश्चंद्र घाट घाट तो गए होंगे। और उनकी पत्नी किस निम्न जाति के घर नौकरानी बन गई, सेविका बन गई, दासी बन गई? राजा हरिश्चंद्र की बात कर रहा हूं। सोचिएगा, यह आपका इतिहास है। और पढ़ाया क्या जा रहा है कि ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, दलित विरोधी है, शोषक रहा है। सोचिएगा, सोचने में कोई जुर्म नहीं है। मैं तो एक थ्योरी देता हूं, एक सही बात कहता हूं। आप लोग को अच्छी लग जाती है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, बस इतना ही है। तात्पर्य हमेशा रखिएगा याद कि आज स्थिति वैसी नहीं है जैसी आज से 10-11 साल पहले थी। चीजें बहुत तेजी से बदली। एक और, दिनारा से सीट नहीं मिला बीजेपी को, ठीक है, बीजेपी को सीट नहीं मिला। देखिए संघ का समर्पण, देखिए राजेंद्र सिंह जी का आपको ट्वीट दिखाता हूं। मैं संघ के संस्कारों से ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। पार्टी और नेतृत्व के प्रति मेरी निष्ठा अटूट है। कुछ लोग मीडिया में एनडीए की प्रचंड लहर से घबराकर मेरे प्रति भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यह पूरी तरह से निराधार है, असत्य है। मैं अपने चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विजय तावड़े के निरंतर संपर्क में हूं। संगठन के आदेश अनुसार कार्य करूं। किसी पार्टी को बड़ी पार्टी ऐसे नेता बनाते हैं, ऐसे ही नेता बनाते हैं। याद रखिएगा मेरी बात को, ऐसे ही नेता विजेता बनाते हैं। क्योंकि समर्पण, जो समर्पण का भाव है वो पार्टी के प्रति एक विचारधारा के कारण होता है। इतनी छोटी सी बात अगर लोग नहीं समझ पाएंगे तो भाई मुसीबत तो आ ही गई है, इतना आप तय मान लीजिए। बाकी दो चार बातें बिहार इलेक्शन में जो वरीड करने वाली है वो डेफिनेटली उसके जिम्मेदार कुछ लोग हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक मैं अपनी बात पहुंचा दूंगा। जैसे कि अच्छी बात नहीं है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच बातचीत का चैनल ओपन हो गया। नाराजगी सीटों को लेकर के थी, आप थोड़ा बहुत ये कर सकते थे। अब चिराग पासवान भी, जदयू भी, सभी आपसे नाराज ही लग रहे हैं। कैसे आप लड़ेंगे? हिम्मत रखनी पड़ेगी। और तब जिस अजीत भारती को आप लोगों ने पहले ही आईटी सेल के लोगों ने गरिया लिया है ना, वही मदद करेगा।
क्योंकि वो बिहार को जानता है, वो बिहार को समझता है, आप नहीं समझते। इसलिए अपने अहम को कम कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आप कोई काम करते हैं, आपको लगता है आप सही है, बाकी गलत है। फिर आपको उस सिस्टम में बैठे हुए सभी लोग गलत लगने लगते हैं। फिर आप सिस्टम बदलाव के लिए निकलते हैं और आपको लगता है कि सिर्फ आप ही सही है, पूरा सब कोई गलत है। और उस राह पर इतना आगे बढ़ जाते हैं कि फिर होता है बवाल। फिर होता है कि आप लौट नहीं पाते हैं। ये दुनिया भर में जितना तख्ता पलट हुआ है ना, दुनिया भर में जितनी ये सारी चीजें उलट पलट हुई है ना, उसका कारण यही है। अहंकार दोनों तरफ से जब टकराने लगेगा, एक आदमी को चुप रह जाना चाहिए, विशेषकर जो लोग बहुत बड़े पदों पर हैं। मैं अमित मालवीय जिसे भी एकदम निवेदन करना चाहता हूं, भैया चुप रहना सीखिए, संयम बरतना सीखिए। कोई आवश्यक नहीं है कि हर मामले पर ट्वीट करके किसी को गद्दार, किसी को कांग्रेसी, किसी को वामपंथी साबित किया जाए, वो भी आपके नीचे के लोगों के द्वारा आपके एक ट्वीट के कारण। ये गलत हो जाएगा। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि अजीत भारती वामपंथी और ये है वो है, और आप ये कह रहे हैं कि मेरे सबसे बड़े नेता हैं, इतने सारे लोग हैं हमारे पास, आपके पास पूरी आईटी सेल है, मिशनरी, और आप कह रहे हैं कि अजीत भारती के कारण हार जाएंगे। आपको नहीं लगता कि आपको फिर आईटी सेल पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है? अगर एक अजीत भारती आपको बिहार चुनाव जिता सकता है और बिहार चुनाव हरा सकता है, तो फिर आप मुझे यह बताइए कि अजीत भारती आपका मित्र होना चाहिए या शत्रु होना चाहिए? लंबे चौड़े बहस में नहीं कर रहा हूं। अगर अजीत भारती का कद इतना बड़ा हो गया है कि अजीत भारती बिहार चुनाव हरा सकता है, अजीत भारती बिहार चुनाव जिता सकता है, तब मुझे सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि तब आपकी बुद्धिमत्ता किसमें है? आप अजीत भारती से मित्रता करेंगे या शत्रुता करेंगे? ये याद रखिए कि वो आपकी विचारधारा का है, आपकी विचारधारा के लिए निरंतर 10 सालों से लड़ रहा है। किसी ने मुझे 2013 का एक ट्वीट फैलाया, भाई आज अजीत भारती की उम्र 37-38 साल होगी, उतनी ही है मैं जानता हूं। 11 वर्ष पहले 25 के आसपास रहा होगा। कॉलेज के गेट के बाहर और कॉलेज तक में आदमी वामपंथी होता है। उस वक्त बहुत सारे हमारे ही दर्शक लोग 2011-12 में कांग्रेस के सेकुलरिज्म और उस वैक्सीन का शिकार हो गए होंगे। क्योंकि मुझे तो याद है ना, इस देश में कोई हिंदू उठ के बोल नहीं पाया कि हमारे शंकराचार्य को, सबसे बड़े हिंदू के पुजारी को, कैसे आप मंदिर की सीढ़ियों से घसीटते हुए लेकर के जाएंगे, वो भी दीपावली के रात को, और उनको मर्डर का अक्यूज बना करके जेल में ठूस देंगे? ये किसी भी देश के पोप के साथ हो सकता है? फादर के साथ हो सकता है? इस देश में किसी मौलाना के साथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मगर इस देश के शंकराचार्य के साथ हुआ है और हिंदुओं ने सहा है। याद रखिए, कांग्रेसी कभी हिंदू नहीं हो सकते, क्योंकि उसका जो शीर्ष नेतृत्व है वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है। और भाजपा कितना भी खराब हो जाए, वो कांग्रेस नहीं हो सकती, क्योंकि उसके शीर्ष नेतृत्व पे बैठा हुआ आदमी योगी है, परम योगी है, वो नरेंद्र मोदी है, साधु है। इस बात को अगर नहीं समझ पाएंगे आप लोग, तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो राजनीति में आपको समझना चाहिए। बिहार इलेक्शन नजदीक है, अपनी शक्ति को समेटिए, अपने आप को समेटिए और टूट पड़िए। और हां, प्रदीप सिंह सर जैसे आलोचकों की बात शीर्ष नेतृत्व को सुननी चाहिए। प्रदीप सिंह सर कोई पत्रकार नहीं है, पत्रकारिता के ये लोग भीष्म पितामह है। अगर भीष्म पितामह का नहीं सुनेंगे, कुरुक्षेत्र में महाभारत होके रहेगा। ये बात मैं कह देता हूं। अगर पत्रकारिता के भीष्म पितामह लोगों की अच्छी सलाह को नहीं लोग सुनेंगे, देखिए, बुरा मत मानिएगा, भाजपा को सत्ता, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको सत्ता भाजपाइयों ने नहीं सौंपी है। यह बात याद रखिएगा। आज डेमोग्राफी चेंज पर बात हो रही है, तो जो लोग जोशुआ प्रोजेक्ट
चला रहे हैं। उन्होंने क्या खुल के नहीं कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने हर तरह से मदद की, अलग अलग मंचों से कहा। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में थे ना, सुनिएगा, ये बात भी सुनना बहुत आवश्यक है। राहुल गांधी जब जॉर्ज पुनैया से तमिलनाडु में मिले थे, देश में बवाल मचा था। अच्छा, राहुल गांधी खुल के जॉर्ज पुनैया से मिले क्यों थे? राहुल गांधी की विवादित पादरी से मुलाकात पर बवाल, जॉर्ज पुनैया ने यीशु को बताया असली भगवान, और वो बैठ करके सुन ही नहीं रहे थे, हाँ हाँ हमिंग भी कर रहे थे। और यही नहीं, जॉर्ज पुनैया ने एक और बात कही थी जो हिंदुओं के सीने पर चोट लगाती है। जॉर्ज पुनैया ने कहा कि मैं अपने पांव में हमेशा जूते इसलिए पहनता हूं ताकि भारत माता की मिट्टी मेरे पांव में न लगे। जॉर्ज पुनैया इटली से नहीं आया। जॉर्ज पुनैया घाघ अम्बेडकराइट और अपने आप को पेरियारवादी बताते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस राह पे ही चल के दलितों को मोहा जा सकता है, दलितों को कन्वर्ट कराया जा सकता है। ये राह बहुत सीधी है, ये राह बहुत सटल है। इस राह पर चल करके आप हिंदुओं का पूरा एकता खंडित कर सकते हैं। तो भाजपा को भी पकड़ना होगा अंबेडकर को। क्या करें? बहुत सारे समर्थकों को बुरा लगेगा, लेकिन पकड़ना होगा। यही वो राह है। जब आप और जॉर्ज पुनैया आपस में कभी टकराएंगे और आमने सामने खड़े हो जाएंगे, और तब जब वाद विवाद होगा, तो सामने जो दलित चिंतक और समर्थक सुन रहे होंगे, आपको समझ में आएगा कि दरअसल ये जॉर्ज पुनैया हमारा दुश्मन है, नरेंद्र मोदी नहीं, बीजेपी नहीं। फिर वो आपकी तरफ आएंगे। हर घटता हिंदू आपका भारत माता का, राष्ट्र का दुश्मन होगा। हर बढ़ता हिंदू भारत माता को सुरक्षित करेगा, ये बात याद रखनी चाहिए। अगर इतनी छोटी छोटी बातें भी लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं, तब भगवान उनका भला करे। इसलिए मैंने ये पूरी कहानी कही है। उम्मीद है कि बिहार चुनाव में ये बात आप समझेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। बिहार चुनाव में बहुत सोच के, बहुत समझ के और बहुत ध्यान से वोट कीजिए। आपका अपना कौन है, यह भी तब जान करके जब आपको पता है कि तेजस्वी यादव की पत्नी प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है। सोचिए, सोचना कोई जुर्म नहीं है, विचार कीजिए। विचार करना कोई कानूनी अपराध नहीं है। इसके लिए कानून आपको कोई सजा नहीं देता। अगर अभिषेक तिवारी शो का वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे आर्थिक रूप से मेरी राष्ट्रवादी पत्रकारिता के लिए समर्थन देना चाहते तो फोन पे, गूगल पे का नंबर स्क्रीन पर है या क्यूआर कोड भी स्क्रीन पर है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। हर हर महादेव। महादेव आप सबका कल्याण करे।